तो लास्ट क्लास में चैप्टर 2 हमने स्टार्ट करा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, 15 से 20 नंबर की, जिसमें हमको अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रोसेस में हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, मतलब जर्नल, क्लासीफाइंग भी करते हैं, मतलब लेजर, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस हो गया, फिर सब्सिडरी बुक और कैश बुक भी बनाएंगे। और फिर इन सब पाँचों यूनिट्स के अंदर जो हम गलतियाँ करते हैं उन गलतियों को फिर रेक्टिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर के अंदर पढ़ना था। तो हमने यूनिट 1 थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें आपको ये बातें लिखवाई थी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है, जिसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। बच्चा सोचता है डेबिट का मतलब है पैसा आना, क्रेडिट का मतलब है पैसा जाना, लेकिन ये मीनिंग नहीं है। डेबिट का मीनिंग है लेफ़्ट साइड ऑफ अकाउंट और क्रेडिट का मीनिंग है राइट साइड ऑफ अकाउंट, ठीक है। बाकी कौन सी चीज़ लेफ़्ट में रिकॉर्ड करनी है, कौन सी चीज़ राइट में रिकॉर्ड करनी है, इसको मतलब करने के लिए रूल्स थे। तो ट्रेडिशनल रूल्स जो थे पुराने ज़माने के, उसमें आपको बताया था कि किसी भी अकाउंट को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर लेते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। पर्सनल के अंदर आ गए नेचुरल, मतलब जो रामू, शामू, मोनू, सोनू ऐसे लोग हो गए। दूसरे हो गए आर्टिफिशियल, जिसमें कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो गए। और तीसरे हो गए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी रियल के अंदर सारे एसेट्स हो गए, लेकिन बैंक और डेटर नहीं है या बीआर भी नहीं है। और नॉमिनल के अंदर सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स हो गए। फिर एक बड़ी अच्छी बात बताई थी आपको कि अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट से पहले या आगे कुछ हम लगा देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएगा। जैसा यहाँ पे आपने देखा था कि सैलरी, रेंट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट, ये सब नॉमिनल है, लेकिन इससे पहले या आगे हमने कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दिया तो ये क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन गया। फिर उसके बाद हमने रूल्स लिख लिए थे, वो तो चलो सिंपल है। फिर हमने करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मतलब मॉडर्न अप्रोच। उसमें इक्वेशन थी E + L = A। E मतलब इक्विटी, मतलब यानी कैपिटल, L मतलब लाइबिलिटी, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और A मतलब एसेट्स। 0 लगाने का मतलब ओपनिंग और 1 लगाने का मतलब क्लोजिंग, ठीक है बस। और फिर बाकी रूल हमें पता ही था, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट, और एक्सपेंस और एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। और इनका फिर हमने एग्जाम्पल कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन बड़ा सा, और कुछ छोटे कूल डाउन क्वेश्चन हमने कर लिए थे, राइट। चलो, तो अब हमको नए पेज पे आना है। आज हम चलेंगे नई हेडिंग पर, इसको अब हम नाम दे सकते हैं जर्नल। जर्नल तो जर्नल क्या होता है बताओ। हाँ, तो जर्नल जो होती है, बिल्कुल सही, एक बुक होती है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले हमें छोटा सा उस बुक का फॉर्मेट बनाना है कि ये बुक जो होती है ये कैसी दिखती है। तो इस बुक का एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो जर्नल का मतलब है एक बुक जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और इस बुक में कितने कॉलम होते हैं इसके फॉर्मेट में, 5। पहले कॉलम का नाम होता है डेट, दूसरे कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरे कॉलम का नाम होता है LF, लेजर फोलियो, और चौथे कॉलम का नाम होता है डेबिट, ब्रैकेट में रुपी, और 5वें कॉलम का नाम होता है क्रेडिट, ब्रैकेट में रुपी। तो ये आप ऐसे ही बना लो डेमो के लिए, हालांकि ये सब छोटी बातें आप बच्चों के लिए बहुत ही मामूली हैं। डेट का कॉलम इसमें इसलिए बनाते हैं जर्नल के अंदर, क्योंकि जर्नल के अंदर जब भी हम कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। तो जैसे मान लो आज डेट है 2 जनवरी,
फिर उसके बाद डेट मान लो 4 जनवरी। तो जर्नल के अंदर जब भी रिकॉर्डिंग होती है वो किस ऑर्डर में की जाती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज। हाँ, इसीलिए डेट के कॉलम का महत्व है। ट्रायल बैलेंस आप देखते हो तो ट्रायल बैलेंस में डेट का कॉलम नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई डेट का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो ईयर के एंड पे या किसी भी मंथ के एंड पे बना रहे हैं। अब पर्टिकुलर्स जो होता है उसकी अगर बात करूं तो पर्टिकुलर में किसी भी पर्टिकुलर एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखते हैं, और किसी दूसरे पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट करने वाले अकाउंट से पहले टू लगा देते हैं। ये पुरानी प्रथा है, आप चाहो ना भी लगाओ तब भी सही होगा, और उसके अमाउंट को क्रेडिट में लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये तो पता ही है आपको। और आधे नंबर के लिए आपको क्या लिखनी पड़ती है? समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन ब्रैकेट में। तो इस समरी को बोलते हैं नरेशन, जो आपने बचपन में कभी नहीं लिखी है ना। तो क्या सीए में लिखनी है? यस, लिखनी है। तो नरेशन जो है आपको लिखनी पड़ेगी जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, और उसकी समरी को जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, तो क्लियर है ये तो कहानी। अब किस अकाउंट को डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, ये कैसे पता चलेगा? मतलब इस येलो बक्से में क्या लिखना है और नीले बक्से में क्या लिखना है, ये कैसे पता चलेगा? बताओ, ये कैसे पता चलेगा? रूल्स को देख के, मतलब गोल्डन रूल्स देखो या मॉडर्न रूल्स देखो। हालांकि हम प्रैक्टिकली मॉडर्न रूल्स फॉलो करेंगे, वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम रूल्स के हिसाब से किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है ये पता लगाते हैं। ठीक है ना। चलो, तो खैर हमें तो रूल्स मतलब आपको तो पता ही है और मुझे भी पता ही है, तो हम सीधा जर्नल एंट्री लिखते रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखवाऊंगा, वो आप मेरे साथ साथ नोट करते रहना वन बाय वन। पहले आप जर्नल एंट्री बताना, अगर आपने बताई सही तो नोट कर लेंगे, आपने बताई गलत तो फिर मैं सही बताऊंगा। चलो, तो नंबर 1 है बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। वेरी गुड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो शॉर्ट में। अब कैश अकाउंट को डेबिट क्यों करा, रूल के हिसाब से बताओ? एसेट बढ़ा, बिल्कुल सही। और कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? लायबिलिटी भी बढ़ी, बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो ये हमने अपने समझने के लिए लिख लिया रूल्स के हिसाब से। तो रूल्स के हिसाब से किसी भी अकाउंट को डेबिट करेंगे और रूल्स के हिसाब से किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो वो भी लिख लिया आपने अपने समझने के लिए। ठीक है, बाकी नरेशन का ड्रामा कर लो एक बार, बाकी एग्ज़ाम में तो आप लिखोगे अपने आप, तो एक बार ड्रामा कर लो, फिर आगे हम ये ड्रामा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जी, नंबर 2 बताना है आपको। गुड्स परचेज्ड, गुड्स खरीदे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर तब लिखते हैं जब किसी का नाम दे रखा होता है। तो गुड्स परचेज की एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसके रूल समझाओ। परचेज को डेबिट क्यों करा? एक्सपेंस हो रहा है। और कैश को क्रेडिट क्यों करा?
एसेट कम हो रहा है। उसके बाद नंबर 3, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो इसमें परचेज को डेबिट क्यों करा? एक्सपेंस हो गया, बढ़ गया। और क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों करा? लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 है गुड्स सोल्ड। गुड्स बेचने की एंट्री बताइए जी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और रूल का लॉजिक भी लिख लेते हैं। कैश अकाउंट को डेबिट क्यों करा? एसेट इंक्रीज हो गया। और सेल को क्रेडिट क्यों करा? रेवेन्यू हो गया। उसके बाद नंबर 5, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स उधार पर बेचे। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। डेटर को डेबिट क्यों करा? एसेट बढ़ गया। और सेल को क्रेडिट क्यों करा? रेवेन्यू बढ़ गया। उसके बाद नंबर 6, एक्सपेंस पेड की जर्नल एंट्री बताओ। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक्सपेंस को डेबिट क्यों करा? एक्सपेंस बढ़ गया। और कैश को क्रेडिट क्यों करा? एसेट कम हो गया। तो यहाँ तक बिल्कुल ओके है। पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी तो नहीं? चलो उसके बाद नंबर 7, एसेट परचेज्ड बाय चेक। एसेट परचेज करा आपने चेक से। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। एसेट आमतौर पे मानते हम चेक से खरीदते हैं क्योंकि महंगे होते हैं। तो एसेट को डेबिट क्यों करा? एसेट इंक्रीज हो गया। और बैंक को क्रेडिट क्यों करा? एसेट डिक्रीज हो गया। उसके बाद 8th, एसेट सोल्ड टू मोनू। एसेट आपने मोनू को बेच दिया। मोनू डेबिट टू एसेट या टू सेल? टू एसेट। बस बताओ तक्ष बाबू। तो वो कौन बताएगा? तो बताया क्यों नहीं?
तो अगर लॉस हुआ तो P&L डेबिट, है ना। अगर लॉस हुआ तो एसेट बेचने के समय लॉस भी तो हो सकता है भाइयों बहनों, और अगर फ़ायदा हुआ तो P&L क्रेडिट, है ना। तो एसेट बेचते समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। सावधान इंडिया, सावधान रहें, सुरक्षित रहें एसेट बेचते समय। गुड्स बेचते समय ज़्यादा टेंशन नहीं है, गुड्स तो बेच दिए तो सिंपल एंट्री हो गई, लेकिन जब एसेट बेचें तब आपको सावधानी पूर्वक प्रॉफिट या लॉस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोनू डेबिट क्यों हुआ, अब रूल की बात करते हैं, बताओ। डेटर मतलब एसेट बढ़ गया। P&L डेबिट क्यों हुआ, लॉस हो रहा है तो मतलब एक्सपेंस हो गया। फिर एसेट क्रेडिट क्यों हुआ, एसेट डिक्रीज हो गया। P&L क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि गेन हो रहा है तो रेवेन्यू हो गया, है ना। तो ये रूल्स होते हैं, तो देखो ये रूल्स चल रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, सारे रूल चलते हैं जर्नल एंट्री में। तो क्लियर हो गया एसेट बेचना। चलो उसके बाद नंबर 9, ड्राइंग्स की एंट्री बताइए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सही। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग डेबिट क्यों हुआ, ये बताया था ना, एक तरह से एक्सपेंस मान लो आप हो गया। और कैश को क्रेडिट क्यों करा, एसेट कम हो रहा है। उसके बाद 10th, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो इतने होशियार आप कैसे हो गए, तो ये बात आपको कैसे पता चली, ये कब बताई थी, अच्छा हो चुकी पहले, चलो बहुत बढ़िया भाई। हाँ, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड जो है वो भी ड्राइंग्स ही होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का ही होता है और वो भी एक तरह से फिर पर्सनल एक्सपेंस है, तो वो भी सेम ही एंट्री हो जाएगी आपकी ऊपर वाले की तरह ही। तो ये क्वेश्चन की चाल होती है, कभी कभी ऐसे ही दे देता है। और 11th, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, तो ये भी याद है आपको, वेरी गुड। तो इनकम टैक्स जो होता है वो भी प्रोप्राइटर का ही होता है, तो इसीलिए वो भी एक तरह से प्रोप्राइटर का ही पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। चलो उसके बाद अगले नंबर 12, परचेज रिटर्न की एंट्री बताइए जी। तो इसमें बच्चों का आंसर नहीं निकला भाई एकदम से, तो इसकी एंट्री लिखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो क्रेडिटर डेबिट क्यों हुआ, लायबिलिटी कम हुई। परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हुआ, मतलब रेवेन्यू हो गया। परचेज रिटर्न को हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू। अब परचेज रिटर्न का घर का नाम बताओ जो मम्मी उसको घर में प्यार से बुलाती हैं, रिटर्न आउटवर्ड, वेरी गुड।
तो ये भी लिख लीजिए। रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, तो कभी कभी इस नाम से आ जाता है। उसके बाद 13th सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों करा? एक्सपेंस हो गया हमारा, बिल्कुल सही। और डेटर को क्रेडिट क्यों करा? हमारा एसेट कम हो गया। फिर सेल रिटर्न की मम्मी घर में क्या बुलाती हैं उसको? रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल ओके, 13 तक ठीक है। उसके बाद 14th बैड डेट्स। बैड डेट्स की एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल्कुल सही। तो लिख लो एंट्री बैड डेट्स की होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या डेटर अकाउंट। तो बैड डेट डेबिट क्यों हुआ और डेटर क्रेडिट क्यों हुआ? एसेट कम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 15th बैड डेट रिकवर्ड। क्या 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 क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये सब कक्षा 11वीं में पढ़ा था। अभी 11th के बच्चे आते हैं ना छोटे छोटे, वो हंसते हैं आप पर। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ भाई? पैसे आ गए तो एसेट बढ़ गया। और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि रेवेन्यू हो गया, फ़ायदा हो गया। चलो उसके बाद नंबर 16th है जी कैश पेड ₹1700 टू मोनू in full settlement of his ₹1800। मोनू को आपने कैश पे करा 1700 फुल सेटलमेंट में उसके 1800 के बदले में। वेरी गुड। तो मोनू डेबिट 1800 टू कैश अकाउंट 1700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही बताया। मोनू डेबिट 1800 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो मोनू डेबिट क्यों हुआ? ठीक है जी, लायबिलिटी कम हो गई। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? एसेट कम हो गया। और 100 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू हो गया। भाई देखो हमारा फ़ायदा हो गया, हमारे 100 रुपये बच गए तो ये हमारा फ़ायदा हो गया, है ना। तो क्लियर है। देखो तो मतलब ये है कि बेसिकली हम रटते तो थे बचपन में
लेकिन बचपन में जो आप रटते थे वो है लॉजिकली रूल्स के हिसाब से ही, सारी बातें रूल्स को फॉलो करती हैं। तो ओके हो गई यहाँ तक आनी। चलो अगला लिखते हैं। कैश रिसीव्ड ₹1600 फ्रॉम राजू इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ₹1800। आपको राजू से 1600 रुपये कैश मिला, 1800 रुपये के बदले में फुल सेटलमेंट। कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजू 1800। ठीक है जी। ठीक है सर। तो कैश डेबिट क्यों हुआ? एसेट आ गया आपके पास, बढ़ गया, कैश आ गया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंस हो गया। और राजू क्रेडिट क्यों हुआ? डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गया। चलो ठीक है, अब मुश्किल वाले दूं, यहाँ तक तो बेसिक हो गए। उसके बाद नंबर 19। गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑब्लिक फ्री सैम्पल्स ऑब्लिक विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ऑब्लिक यूज्ड इन एसेट। तो लिखो गुड्स गिवन एज चैरिटी फ्री सैम्पल्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज या यूज्ड इन एसेट। ठीक है, इन पे नंबर भी बना लो, 4 नंबर हैं, 1 2 3 4। चैरिटी पे 1, फ्री सैंपल पे 2, विड्रॉ पे 3, यूज्ड इन एसेट पे 4। चलो तो इसकी बताओ जी। और दूसरे वाले की? और थर्ड वाले की? और फोर्थ वाले की? वेरी गुड, तो बिल्कुल सही है साहब। तो जब हम गुड्स दे देते हैं, गुड्स हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो हमें अपनी परचेज को कम करना पड़ता है। तो चाहे आप चैरिटी में दो गुड्स को, चाहे फ्री सैंपल में दो, चाहे चोरी हो जाए, चाहे भिखारी ले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ड्राइंग हो जाए, तो हमें परचेज़ को क्या करना है? कम करना है। तो क्रेडिट तो हमेशा क्या करेंगे? परचेज़ को। बाकी डेबिट किसको करना है वो आप हर केस में चेंज कर सकते हो। चैरिटी में दोगे तो लिख दोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल में दोगे तो आप लिख सकते हो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, या अगर आप होशियार हो तक्ष बाबू की तरह तो आप फ्री सैंपल की बजाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को भी डेबिट कर सकते हो। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप कोई चीज़ फ्री में सैंपल के तौर पर दे रहे हो किसी को, तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो एक प्रकार से। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेते हो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देते हो, और किसी एसेट को बनाने में इस्तेमाल कर लेते हो तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर लेते हो। तो मतलब ये एंट्री आपकी 4 तरह से आ सकती है। ठीक है युवराज भाई। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, या एसेट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है। टू परचेज तो रहेगा ही। बाकी इसमें एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है कि
इसमें आप हमेशा जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट लिखते हो, कॉस्ट, COST, कॉस्ट। तो इसमें कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो कहता है कि भाई हमारे पास कुछ गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट है 100 रुपये, लेकिन सेलिंग प्राइस है 120 रुपये, और वो गुड्स हम ले गए चैरिटी में या कुछ भी, कहानी दे देगा। तो आपको लेकिन एंट्री के अंदर कौन सा अमाउंट लिखना पड़ेगा? 100, ये ध्यान रखना है। तो सेलिंग प्राइस वो देगा ज़रूर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन आप उस पर वाइटनर लगा देना, ठीक है। तो आपको हमेशा कॉस्ट लिखनी है। तो क्लियर हो गया? तो ये एक अच्छा पॉइंट था, ठीक है। तो गुड्स जो हैं वो हम दे देते हैं। इसके बाद जी 19 हाँ 19 के बाद 20। तो 20 में है एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटेड टू एसेट। एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटेड टू एसेट। अच्छा, ऊपर वाला 18 था, सॉरी, थोड़ा, और ये 19 था। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटेड टू एसेट, तो इसका एक एग्जांपल लिख लो, फिर आप एंट्री बताना ब्रैकेट में। वेजेस ₹5000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो बताओ एंट्री। मशीनरी टू कैश। वेजेस को डेबिट नहीं करना, नहीं करना, वेरी गुड। तो इसीलिए एंट्री बन गई एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब हम कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं लेकिन वो किसी एसेट से रिलेट कर रहा है, तो फिर हम एंट्री में एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते, हम किसको डेबिट करते हैं? एसेट को। तो बिल्कुल सही बताया आपने ऊपर वाले उदाहरण में। तो हम मशीन को ही डेबिट करेंगे, वेजेस को डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना। आप ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, क्योंकि सर को पता है आप नालायक हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप ये भी मत सोचना कि पड़ोसी क्या सोचेगा, क्योंकि आपको ये मन में सोचना है कि हमारा पड़ोसी भी नालायक है। चलो 20th बताना है अब। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹10,000, और ब्रैकेट में लिखा है जी इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड 60%। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। सेकेंड एंट्री, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम तो बड़े बच्चे हो, ये तो 11th के छोटे बच्चे करते हैं, पहली एंट्री और सेकेंड एंट्री। तुम तो एक बताओ। टू परचेजेस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्या कहते हैं 4000, इंश्योरेंस क्लेम 6000 टू अपना परचेजेस। चलो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सही है। तो देखो भाइयों बहनों, जैसे ही आपके गुड्स जलेंगे तो आपकी परचेज कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपके 10,000 के गुड्स जल गए तो आपकी परचेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो परचेज को तो आपको क्रेडिट करना ही करना है, ठीक है, 10,000। अब इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए दे रही है आपको? 6,000, 6,000। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको 6,000 मिलेंगे। इस बात को हम लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी कि एक तरह से आपका 6,000 का एसेट क्रिएट हो गया कि भाई आपको 6,000 ना मिल जाएंगे। अब ये थोड़ी ना जैसे ही आग लगी, सुबह 8 बजे आग लगी और शाम को 5 बजे थोड़ी ना 6,000 वो खड़ा हो गया, लेको ये लो। पहले तो आप चिट्ठी लिखोगे आग लग गई, वो आएगा सर्वे करने, तो 4-5 महीने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम 60% क्लेम आपको दे देंगे। तो ये हमारे लिए एक तरह से एसेट हो गया, तो हम इसका नाम रखते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट।
तो 6,000 आपको मिल जाएंगे। अब जो 4,000 आपको नहीं मिलेंगे, जो आपका नुकसान है एक तरह से टेक्निकली, तो वो नुकसान कहाँ डेबिट करोगे? P&L। तो ये आपकी एक एंट्री बन गई कंबाइन। छोटे बच्चे होते हैं 11th में, उनको 3-3 एंट्रियां करवाते हैं कि पहले बेटा लिखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू परचेज, फिर बच्चा दूसरी एंट्री लिखता है P&L डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फिर तीसरी एंट्री लिखता है इंश्योरेंस क्लेम की अलग। लेकिन आप CA हो तो आप करोगे कंपाउंड जर्नल एंट्री, एक में ही काम खत्म हो गया। बट समझ आ गई? तो ये हो गए आपके गुड्स जलने की एंट्रियां। तो पूरे चैप्टर में बताओ आपको कितनी एंट्रियां करनी है कॉन्सेप्चुअली? 20। हाँ, मतलब यहाँ तक 20 करनी है, बाकी फिर अभी मतलब आज नहीं करेंगे, वो तो अगली क्लास में पहले इतना डाइजेस्ट हो जाए, ताकि इसमें हमने लेकिन अभी GST इंक्लूड नहीं करा। ये सब जो एंट्रियाँ हैं ये विदाउट GST है ना, लेकिन ठीक है इतनी कर ली काफ़ी अभी के लिए। बाकी और भी हो सकती हैं, लेकिन ये मेन एंट्रियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस यही आएंगी 20 कि हमने इन्हीं को रट लिया, हो सकता है थोड़ा बहुत अलग भी आ जाए, लेकिन वो हम सीख जाएंगे समय आते। तो बट समझ आ गई बेसिक एंट्रियाँ? चलो, तो ये तो हो गया मतलब जर्नल एंट्री। बस अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप करना। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आप लिखो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो लिखो A, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 is sold for ₹12,000. B, machine costing 10,000 is sold to Monu for ₹9,000. C, debtor ब्रैकेट में ₹6,000 is now insolvent and 60% is recovered from his estate. उसके बाद D, furniture withdrawn for personal use ₹5,000. और E 5 है, 5वें में लिखना goods sold for ₹10,000 to Prakash and deposited the amount into बैंक। ठीक है, तो पहले आप करो, 5 मिनट्स आपको देते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो बच्चे कह रहे हैं कर लो डिस्कस। तो ए से शुरू करते हैं, आप लिख लो सॉल्यूशन मेरे साथ अगर नहीं आया। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इज सोल्ड फॉर 12,000। बताइए क्या एंट्री करी आपने?
क्या एंट्री करी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और बस, या टू पीएनएल अकाउंट भी? पीएनएल नहीं होगा तो 2000 का प्रॉफिट कहाँ गया? वो तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो भाइयों बहनों, गुड्स बेचने पर जब आपको प्रॉफिट या लॉस होता है उसको अलग से शो नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बनकर ट्रेडिंग अकाउंट में नज़र आ जाता है। तो ये इसीलिए पॉइंट दिया था। कई बार बच्चे गुड्स बेचने में भी प्रॉफिट या लॉस निकाल कर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन देता है बच्चे को गलत करवाने के लिए, लेकिन जब हम गुड्स बेचते हैं तो कभी भी प्रॉफिट या लॉस अलग से नहीं शो करते। तो इसकी एंट्री सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद बी, मशीन कॉस्टिंग 10,000 इज सोल्ड टू मोनू फॉर 9,000। मोनू डेबिट 9,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1,000। अब मशीन क्योंकि हमारा एसेट है, तो जब हम एसेट बेचते हैं तब आपको अपना प्रॉफिट या लॉस अलग से शो करना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें पीएनएल शो करेंगे। और लॉस हो रहा है क्योंकि, तो इसीलिए डेबिट। तो क्लियर हो गया ये वाली एंट्री? ओके, ठीक है। तो पूछ लेना अगर डाउट होगा तो। उसके बाद सी, डेटर 6,000 रुपये इज नाउ इंसॉल्वेंट एंड 60% इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 6,000 का डेटर था जो अब इंसॉल्वेंट हो गया और 60% पैसा मिल गया। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट, इसमें आप लिखोगे 60%, यानी 3600, जितने रुपए आपको मिल गए। और किसी के इंसॉल्वेंट हो जाने पर जो पैसे नहीं मिलते उसको हम लिखते हैं बैड डेट। 2400 रुपये बैड डेट अकाउंट डेबिट, और टू डेटर 6,000 जो हमें उससे लेने थे। तो 6,000 में से 3600 हमें मिल गए और 2400 हमें नहीं मिले। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद डी, फर्नीचर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 5,000। ठीक है, तो ये सिंपल थी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है। उसके बाद ई, गुड्स सोल्ड फॉर 10,000 टू प्रकाश एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द बैंक। आपने प्रकाश को 10,000 के गुड्स बेच के पैसा बैंक में जमा कर दिया। बताओ क्या करिए? बैंक टू सेल्स अकाउंट। बताओ तक्ष बाबू, सही है या गलत है? सही। तो आप डायरेक्टली एक एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल तो करी और वो पैसा फिर बैंक में जमा भी कर दिया, तो अल्टीमेटली तो पैसा बैंक में ही पहुंच गया ना। तो आप सीधा बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो। अदरवाइज फिर दो एंट्री कर सकते हो, पहले कैश डेबिट टू सेल, फिर बैंक डेबिट टू कैश, है ना, लेकिन एक ही कर लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? तो चलो एक बुक का कर लेंगे क्वेश्चन। आप बस हेडिंग डालना इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, तो थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, फिर आप सॉल्व आप करना। इलस्ट्रेशन 5 जो है बुक का, इसमें लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना है। और कह रहा है ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन जर्नल एंट्री। तो नेचर जो है वो हम बाद में वैसे चाहें ओरली डिस्कस कर लेंगे, तो वो चाहे आप अभी मत लिखना। तो बस आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। तो 10 मिनट्स आपको मिलेंगे, फिर देखते हैं।
चलो ठीक है, तो आपने कर लिए हैं, तो वन बाय वन देख लेते हैं, सॉल्यूशन से चेक कर लेते हैं। आप बता देना किसी में भी डाउट दिक्कत होगा तो चेक कर लेंगे। 1 दिसंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही है, ठीक है। बाकी मैं नेचर आपको साथ साथ दिखाते रहता हूँ, वो आप कंफर्म करते रहो। बैंक अकाउंट आपको बताया था आर्टिफिशियल पर्सन है और कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कैश रियल है और बैंक पर्सनल, तो दो ओके हो गई, 2 तक कोई डाउट तो नहीं। फिर थर्ड एंट्री आपने यही करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। परचेज नॉमिनल और बैंक पर्सनल। सेकंड में दोस्त कह रहे हैं ड्राइंग्स टू बैंक नहीं होना चाहिए, तो सेकंड में लिखा था कि उसने कैश विड्रॉ करा फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए ही कैश विड्रॉ करा। अगर लिखा होता ना फॉर पर्सनल यूज़ तो आपकी बात हो जाती सही। तो समझ गए भाइयों बहनों। उसके बाद फोर्थ की एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, तो बैंक तो पर्सनल है ही और सेल नॉमिनल। फिर फिफ्थ की एंट्री फर्नीचर डेबिट टू बैंक, फर्नीचर है रियल और बैंक है पर्सनल। फिर सिक्स की एंट्री अरविंद डेबिट टू सेल, अरविंद पर्सनल और सेल नॉमिनल। तो 6 तक बिल्कुल ओके। उसके बाद नंबर 7 परचेजेस टू अमृत, परचेज नॉमिनल, अमृत पर्सनल। 8th अमृत टू परचेज रिटर्न, अमृत पर्सनल, परचेज रिटर्न नॉमिनल। 9th जो सिखाई थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरविंद, यही है सबकी। अरविंद हो गया पर्सनल, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल और बैंक पर्सनल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं। उसके बाद 10th ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग पर्सनल और परचेज नॉमिनल। उसके बाद 11th ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग पर्सनल और कैश रियल, इसमें हमने कैश विड्रॉ करा था। उसके बाद 12th टेलीफोन एक्सपेंस की, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, वो नॉमिनल और बैंक पर्सनल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद 13th में आपने पेमेंट करी थी, तो अमृत डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो, तो वो हो गया डिस्काउंट नॉमिनल, बैंक पर्सनल और अमृत भी पर्सनल। तो क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट एंट्री आपने करी होगी 14th स्टेशनरी, ये एक्सपेंस डेबिट, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। बाकी 15th जो है वो शायद आपको नज़र नहीं आई होगी, वो ये थी लास्ट ट्रांजैक्शन इस पेज पर थी कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स। तो इसकी क्या एंट्री होती है वैसे ही बता दो, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, टू परचेज। तो यही लिखिए, देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। चलो बाकी नेचर ऑफ अकाउंट यहाँ पर आपको दे ही रखे थे, वो सारे हो गए, ठीक है। इसमें परचेज नॉमिनल लिखना आप, बट सारी एंट्री समझ आ गई तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, चलो इलस्ट्रेशन 6, ये पुराने लेक्चर पर बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा इसी बहाने। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है, जो हमने उस दिन एक एग्जाम्पल नहीं करवाया था आपको, कि फॉलोइंग अकाउंट्स को ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में क्लासीफाई करके बताना है। तो उसने यहाँ पर आपको खूब सारे अकाउंट दे रखे हैं, तो उसको सिर्फ आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोचेस से क्लासीफाई करके बताना है, ठीक है। तो करो आप 10 मिनट्स पहले आपको, फिर डिस्कस कर लेंगे। चलो
22 आइटम्स हैं, तो कर लेते हैं डिस्कस, एक बार देख लेते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हाथ के हाथ कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला है बिल्डिंग, ट्रेडिशनल में रियल और फिर मॉडर्न में एसेट, है ना। परचेज नॉमिनल और एक्सपेंस, सेल्स भी नॉमिनल और इधर रेवेन्यू, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। उसके बाद है बैंक एफडी पर्सनल और उधर एसेट, रेंट एक्सपेंस है तो नॉमिनल और एक्सपेंस, रेंट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल और लायबिलिटी, कैश एसेट है तो रियल और एसेट, एडजस्टेड परचेज नॉमिनल और एक्सपेंस, ये भी हमने करा था। स्टॉक एसेट है तो रियल और एसेट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है तो रियल और एसेट, ट्रेड रिसीवेबल रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल, है ना, चिट्ठी और एसेट, सेल्स टैक्स पेबल रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल और लायबिलिटी, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो नॉमिनल और एक्सपेंस, बैड डेट्स भी एक्सपेंस है तो नॉमिनल एक्सपेंस, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल और कैपिटल, और ड्राइंग्स तो रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल, और इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिख रखा है कैपिटल माइनस ड्राइंग, लेकिन आप एक्सपेंस या एसेट लिख सकते हो, ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से, तो भी ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब इंटरेस्ट एक्रूड, तो रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल हो गया और एसेट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ये भी रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल हो गया और लायबिलिटी, प्रीपेड सैलरी ये भी रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल हो गया और एसेट, बाकी बैड डेट रिकवर्ड तो इनकम है तो नॉमिनल यानी कि गेन या रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है नॉमिनल एक्सपेंस, और पर्सनल इनकम टैक्स आपको पता ही है ड्राइंग है तो रिप्रेजेंटेटिव वाला पर्सनल, और इधर अगेन एक्सपेंस या एसेट लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गए सारे, डन, ओके, चल।